क्या कोविशील्ड से हार्ट अटैक आ रहा है? जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई क्या उनको ब्रेन हेमरेज का खतरा है? क्या कोविशील्ड के कोई साइड इफेक्ट हैं इंडिया में? क्या कोई उससे गंभीरता है? और जो कई दिनों से वीडियो देखे जा रहे हैं कुछ कुछ जगहों पे कि चलते फिरते लोगों को हार्ट अटैक आता है और जान चली जाती है, क्या उसका वैक्सीन से कोई लेना देना है? ये तमाम आशंकाएं और तमाम सवाल एस्ट्राजेनिका के ब्रिटेन के कोर्ट में दिए गए एक बयान के बाद पनपे हैं, जिसको लेकर के खूब चर्चा है। हम चुनाव यात्रा में हैं, लेकिन हमको लगा कि पब्लिक की जो ये शंका है इस पर भी हमें बात करनी चाहिए। इसके लिए हम आ गए एक अस्पताल का नाम है यथार्थ। यहाँ पे मिले हमें दो डॉक्टर, एक हैं फिजिशियन, एक हैं कार्डियोलॉजिस्ट। इनका नाम डॉक्टर सुनील बालियान है, ये एडिशनल फिजिशियन और एडिशनल मेडिकल डायरेक्टर हैं। और ये दीपांकर, डॉक्टर दीपांकर वत्स, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल में। तो ये दोनों डॉक्टर हैं, इनसे हम ये सारे सवाल पूछेंगे। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, क्या आपके पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो ये कोविशील्ड को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं? Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। देखिए, जब से ये न्यूज़ आई है कहीं ना कहीं आम जनता में, आम पब्लिक में, क्योंकि जो भी वैक्सीन्स दी गई है वो एक बहुत बड़े स्केल्स पे दी गई है और लगभग जो है 140 करोड़ के आसपास डोज इंडिया अकेले में दी गई है और पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी डोसेज दी गई है। तो स्वाभाविक है सभी लोगों का जो है पैनिक होना। हमारे पास पेशेंट्स रोज आते हैं, आजकल जो बीमारियाँ चल रही है, चाहे वो लूज मोशंस हो, फीवर हो या वायरल फीवर हो, सबके पेशेंट्स आते हैं। बट उनके साथ जो अटेंडर आते हैं कहीं ना कहीं अपने पेशेंट को दिखाने के बाद क्यूरियोसिटी से वो एक सवाल पूछते हैं, सर क्या हम ये पूछ सकते हैं कि जो ये वैक्सीन हमारे लगाई गई है क्या उससे हमें हार्ट अटैक हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं जनमानस में और सभी आम पब्लिक में जब से ये न्यूज़ आई है, जो लंदन की कोर्ट से ये एस्ट्राजेनिका का बयान आया है, उसके बाद एक पैनिक की सिचुएशन कहीं ना कहीं डेवलप हुई है। आप तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपके पास तो इसके पेशेंट खूब आते होंगे, उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? इस पर कुछ चर्चा होती, कोई बात होती है? हाँ, नहीं, ऑब्वियसली जो पेशेंट आते हैं जो रिसेंट समय में, हाल फिलहाल के समय में जिनको हार्ट अटैक हुआ है, तो उनके भी सवाल होते हैं। खास करके ये जब से लंदन के कोर्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कहीं मेरा हार्ट अटैक वैक्सीन की वजह से तो नहीं हुआ है, और उसके साथ साथ जो अटेंडेंट्स हैं जिनको लगा है कोविशील्ड का वैक्सीन, उनके बीच में उनके मन में भी ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पैनिक और डर क्रिएट कर रहा है। मैं डॉक्टर साहब बारी बारी से आप लोगों से पूछूंगा। एक बात आप बताइए, वो जो खबर आई आपने उसको देखा, लंदन वाली कोर्ट में जो खबर आई, और उसका क्या मतलब है? थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को समझा सकें। देखिए, मैंने वो पूरी खबर को देखा भी, एनालिसिस भी किया। हम एक डॉक्टर लोग हैं और जो डॉक्टरों की फर्टिलिटी होती है ये एक मेडिकल फर्टिलिटी होती है और ये किसी अफवाह या उसमें विश्वास नहीं करती है। हम लोग रिसर्च बेस्ड थॉट्स पे विश्वास करते हैं और हम उसके पीछे जाते हैं कि इसके पीछे ऐसे क्या तथ्य हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको प्रमाणित करती है कि ऐसा हो सकता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। 2019 दिसंबर में जब कोविड वायरस आया था, उस समय ये बिल्कुल न्यू था सभी डॉक्टर फर्टिनिटी के लिए, सभी लोगों के लिए। हम लोगों ने भी इसको जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे पढ़ना स्टार्ट किया, इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। फिर जो साइंटिस्ट थे हमारे डिफरेंट वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट थे, सब ने इस पे वैक्सीन बनाने का एक कार्यक्रम स्टार्ट किया। वैक्सीन आई क्योंकि नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ रहे थे और पूरे वर्ल्ड पे ये खतरा था कि बहुत ज़्यादा डेथ्स होगी, तो ये प्रोसीजर को फास्ट जरूर किया गया। जो वैक्सीन यूजुअली 8 से 10 साल में डिफरेंट फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल क्लियर करके आती है, उन फेज के ट्रायल को छोटा किया गया। छोटा करने का मतलब ये था कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी हमें मॉनिटर करने होते हैं। वो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट को कहीं ना कहीं छोटा स्किप किया गया और उसके बाद ये वैक्सीन आई। लेकिन जब वैक्सीन आई ये 2020 के एंड में और 21 के स्टार्टिंग में, जब लगभग फर्स्ट वेव जो है कोविड की समाप्त हो चुकी थी। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उस टाइम जब ये वैक्सीन सबसे पहले दी गई थी तो ये सबसे पहले एक डॉक्टर को दी गई थी और हेल्थ केयर वर्कर्स को दी गई थी। और डॉक्टर एक साइंटिफिक पर्सन होता है, उसने उसकी पूरी फेज 3 ट्रायल को पढ़ा होता है। उसके बाद हम रेडी हुए थे इसको लेने के लिए कि हाँ, इसके क्या इफेक्ट्स है, क्या साइड इफेक्ट है। मैं जो अभी एक खबर चल रही है उस पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। अभी एस्ट्राजेनिका से लंदन की कोर्ट ने पूछा क्या जो ये वैक्सीन दी गई है ये हार्ट अटैक करती है या ये एक बीमारी होती है TTS, थ्रोम्बोलाइसिस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, क्या ये बीमारी करती है? तो उसमें जो एस्ट्राजेनिका ने बयान दिया, उसने कहा हाँ ये कर सकती है।
करती है और कर सकती है में बहुत डिफरेंस होता है। हम क्योंकि एलोपैथिक पद्धति के पढ़े हुए डॉक्टर होते हैं, वहीं हम कहते हैं जहाँ भी आयुर्वेदिक चाहे वो काढ़ा हो या जो है बाबा रामदेव की कोई भी अदर मेडिसिन हो या किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, उसके पीछे एविडेंस नहीं होती, रिसर्च नहीं होती। बट जो हमारी एलोपैथिक में कोई भी चीज आती है, अगर उसमें एक केस भी उसमें देखा गया है कि ये वैक्सीन लगने के बाद अगर 100 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दी गई है, उसके बाद अगर एक पेशेंट को भी हार्ट अटैक हुआ है और वो उसमें एक फैक्टर बनता है, तो वो भी हमें डॉक्यूमेंट करके रखना होता है और वो हमेशा डॉक्यूमेंटेड रहेगा। मैं आपको बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा, हम बुखार की एक दवाई लेते हैं पैरासीटामोल। अगर मेरे से आके कोई मरीज ये पूछता है क्या पैरासीटामोल से लीवर फेल होता है, तो मैं कहूँगा हाँ हो सकता है। बट हम कितने लोग पैरासीटामोल लेते हैं ये आप सब जानते हैं, सबको फीवर होता है, पैरासीटामोल लेते हैं, बट बहुत कम पॉपुलेशन में वो इफेक्ट्स दिखते हैं। सेम इस वैक्सीन के लिए है, ये लार्ज नंबर पे दी गई है। आज जो हम कोविड फ्री वर्ल्ड की बात करते हैं, वो सबसे कहते हैं ना जो न्यूज में टॉप और टॉप में लंदन टॉप, ऐसे ही जो कोविड के ट्रीटमेंट में टॉप से टॉप मेडिसिन आई, रेमडेसिविर आया, टोसिलीजुमैब आई, बाकी मेडिसिन आई, बट उसमें जो लंदन टॉप था वो वैक्सीन थी। और उस वैक्सीन की वजह से ही आज हम जो है कोविड फ्री हैं और जो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आज भी मेरी ओपीडी में कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बट आज वो एक नॉर्मल वायरल फीवर की तरह ट्रीट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल हमारी इस वैक्सीन ने दिया है। और अगर इस वैक्सीन को हमने 1000 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया है, अगर उसमें से 2-4 लोगों को सिम्टम्स आते हैं हार्ट अटैक के या इन टीटीएस बीमारी के, तो उस पर भी अभी रिसर्च चल रही है। और ये क्यों हुआ इसकी भी जड़ में सारे साइंटिस्ट जाएंगे, पता करेंगे, क्योंकि एलोपैथिक में 1% की भी प्रोबेबिलिटी को काफी सीरियसली लिया जाता है। तो इसको ये करके नहीं देखना चाहिए कि मुझे वैक्सीन लगी है और मुझे हार्ट अटैक हो ही जाएगा। इसकी सिर्फ एक संभावना होती है। किसी भी मरीज को अगर हार्ट अटैक होता है तो उसमें बहुत सारे कोमोर्बिड कंडीशंस हम बोलते हैं। अगर पेशेंट ओबेसिटिक है, अगर वो स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, फैमिली की हिस्ट्री में पहले से कार्डियक डिजीज है, तो हम कहते थे कि हार्ट अटैक आएगा। लेकिन अब उस कोमोर्बिड कंडीशन में एक चीज और जुड़ गई है, वो कोविड है। वो चाहे कोविड का वायरस हो या कोविड की वैक्सीन हो, ये दोनों उसमें एक तरीके से रिस्क फैक्टर जुड़े हैं। लेकिन इनकी वजह से आपको हार्ट अटैक आएगा ऐसा कहीं किसी पेपर में, किसी रिसर्च में प्रूवन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात हो रही है इसको लेकर के, जो हाल फिलहाल में कई सारे वीडियोस हमने देखे ना कि कोई रनिंग कर रहा है तो गिर गया, कोई जो है पूजा कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कैसे भी करके, तो चलते फिरते उसके बहुत सारे वीडियोस आए। तो लोगों ने उन वीडियोस को कहीं ना कहीं वैक्सीन से जोड़ने की कोशिश की। उसका मोटिव पॉलिटिकल भी हो सकता है, उसका मोटिव अवेयरनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको जोड़ा गया। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ ये हुआ है? ऐसा देखिए, हार्ट अटैक होने की संभावना पहले भी थी और अभी भी है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से ज़्यादा अगर एक्सर्ट कर रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, अगर वो यूजुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी रहता था, लेकिन अगर वो एक्सर्ट ज़्यादा कर ले, तो उसमें जो हार्ट की नसें होती हैं, जिसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उसके अंदर जो छोटे मोटे प्लाक्स होते हैं, उसके डिस्टर्ब होने का डर होता है। इसके अलावा जो हमारी, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, जो रिस्क फैक्टर्स हैं आजकल के समय में अगर आप देखेंगे तो पहले के कंपैरिजन में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ये सब पहले से काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। तो जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट की बीमारी को प्रीडिस्पोज करने के लिए रोल प्ले करते हैं, वो सारे पहले से काफ़ी बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में हार्ट की बीमारी होने के चांसेस पहले से बढ़े हैं। हाँ, जहाँ तक कोविड का और कोविशील्ड वैक्सीन का सवाल है, देखिए कोविड के समय भी थ्रोम्बोटिक फिनोमेना ही हो रहे थे, जैसे हार्ट अटैक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या स्ट्रोक। अगर हम इस कोविशील्ड वैक्सीन की बात करें तो इससे जो टीटीएस सिंड्रोम, जो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम है, क्या है ये? बड़ा कठिन सा नाम है, मतलब हम तो, हमारी तो जुबान लटपटा जाएगी इसको लेने में। ये बेसिकली एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है हमारे शरीर का, जिसमें वैक्सीन लगने के बाद 6 से 42 दिन के अंदर यूजुअली इसमें जो है पेशेंट के नसों में क्लॉट बनने का, थ्रोम्बस बनने का चांस बढ़ जाता है। इसके साथ 6 से 42 दिन। इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आजकल लोग परेशान है कि मुझे तो कोविशील्ड लगा था, क्या मुझे हार्ट अटैक का रिस्क है कोविशील्ड की वजह से? तो यूजुअली ये रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में 6 से 42 दिन के अंदर ही होता है। इसके बाद इसके चांसेस नगण्य होते हैं, नॉमिनल होते हैं। तो इसलिए उस कोविशील्ड की वैक्सीन से हार्ट अटैक होने के चांसेस जो हैं काफ़ी कम है। मतलब ये जो आजकल तो एकदम से आपने देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे
तो रील्स लोग बना रहे हैं कि मुझे कोविशील्ड लगी हुई है, तो गाना सैड सॉन्ग लगा देते हैं कि विदा करो, ये सब चीजें। तो ये अचानक से इतना तेजी से हुआ, आपने देखा ये सब पे नजर पड़ी? बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं ना, एक खबर चलती है, आजकल क्या चल रहा है, और आजकल जो है एस्ट्राजेनिका की न्यूज चल रही है। लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी वैक्सीन्स आती है, मैं सिर्फ एस्ट्राजेनिका की बात नहीं करूँगा, फाइजर की भी है, मेडोना की भी है, हमारी कोवैक्सीन्स भी है, एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड्स भी है। जितनी भी वैक्सीन्स आती है उसकी इफिकेसी लगभग 70 to 80% होती है, कि वो 70 से 80% काफ़ी इफेक्टिव है। 100% आज तक जितनी भी वैक्सीन्स आई है वो कोई भी नहीं होती। हमारे बचपन में भी हम अपने बच्चों को भी पूरा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लगवाते हैं, MMR लगवाते हैं, हेपेटाइटिस लगवाते हैं। जितनी वैक्सीन्स वो भी लगती हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बच्चे को भी फीवर आता है, बच्चे को भी पेन होता है। वैक्सीन में भी अगर मैं बात करूं तो वैक्सीन भी हम जो रिसर्च करके बनाते हैं, 3 से 4 टाइप की वैक्सीन्स होती हैं। एक लाइव वैक्सीन्स होती है जिसमें जो एग्जैक्ट वायरस है और वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। दूसरी किल्ड वैक्सीन होती है, वायरस को बहुत सारे प्रोसीजर के थ्रू, हीटेड के थ्रू उसको किल किया जाता है और उसको इंजेक्ट किया जाता है, और उसके बाद हमारा इम्यूनिटी रेस्पॉन्स देखा जाता है। तो जब कोविड आया, कोरोना अपने आप में एक वायरस था जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल नया था। कोरोना से डेथ नहीं होती थी, जितनी भी डेथ होती थी वो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स था, उससे होती थी। एक वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया, जाने के बाद उसने जो है वहाँ पे जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं कि मेरी इम्यूनिटी कम है या मेरी इम्यूनिटी ज़्यादा है, वो इम्यून सिस्टम उस वायरस पे जाके उसको किल करने की कोशिश करता है। लेकिन वायरस, क्योंकि कोरोना नया वायरस था बॉडी के लिए, वो उसको किल करने का तरीका नहीं पता था, तो वो अपनी सारी रिसोर्सेज को बुला लेता है, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। जैसे वार होता है ना कि बॉर्डर पे वार हुआ, चाइना और या रशिया की वार हुआ और रशिया पे अटैक करना है चाइना को, उसने अपनी एयरफोर्स भी बुला लिया, उसने अपना जो है नेवी भी बुला लिया, उसने आर्मी को भी लगा दिया। ऐसे ही हमारा इम्यून रेस्पॉन्स होता है। जैसे ही नया वायरस आया, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने जाके देखा, उसको किल करने की कोशिश की, किल नहीं कर पाया, तो उसने बाकी रेस्पॉन्स को बुला लिए। इन चीज़ों को हम मेडिकल भाषा में इम्यूनो मीडिएटर बोलते हैं। जैसे इंटरल्यूकिन 6 हो गया जो हम कोविड के टाइम पे करते थे, CRP हो गया, बाकी LDH हो गया, ये सारे हम टेस्ट करके देखते थे किसका लेवल कितना बढ़ गया। जब इनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, ये सारे इकट्ठे हो जाते थे। वायरस को तो ये किल कर नहीं पाते थे क्योंकि नया था, इनको तरीका नहीं पता था, तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते थे। और ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता था, वो डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा लंग्स में होता था, दूसरे नंबर पे किडनी पे होता था, तीसरे नंबर पे हार्ट पे होता था, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर चलती रहती थी। तो जो भी डेथ्स होती थी वो इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से होती थी। वायरस तो अपना काम करता था, बॉडी में आता था, जैसे बाकी वायरल डिजीज होती है, 6 से 7 दिन में पीक पे जाती है और उसके बाद डिसअपीयर हो जाता था। बट जिसका इम्यून रेस्पॉन्स ज्यादा एक्टिवेट हो गया, उसमें कॉम्प्लिकेशंस इतने ही ज्यादा हो गए। ट्रीटमेंट भी जो हम करते थे, जो स्टेरॉइड देते थे या बाकी दवाइयां देते, तो वो इस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए दी जाती थी। तो वही काम जब हर किसी को कोरोना हुआ है, तो कोरोना वायरस तो मिला है और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी भी सबकी बनी है, तभी तो हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, तभी तो हम लोग उसके बिना हुए। सेम चीज हमारी वैक्सीन करती है, उसमें एक किल्ड वायरस या उसका मैसेंजर RNA जो है हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जो हमारे इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ाता है, और हमारा इम्यून रेस्पॉन्स विद दिस टेक्निक लर्न कर जाता है कि इसको किल कैसे करना है अगर आगे कभी भी आता है। इसीलिए हम कहते हैं बूस्टर डोज लेना है, कि इम्यून सिस्टम में जो T मेमोरी सेल्स होती हैं वो भूल ना जाए कि इसको मारना कैसे है, उनकी मेमोरी रहे इस वायरस को मारने के लिए। इसीलिए साल में या 2 साल में जो बूस्टर डोज की भी कंसेप्ट आई थी वो थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चाहे कोरोना हुआ हो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, या आपने वैक्सीन लगवाए हो वो भी उतना ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। सिर्फ ये कह देना कि वैक्सीन लगवाना रिस्क फैक्टर है, जिसको कोरोना हुआ है उसको भी उतने ही चांस है हार्ट अटैक होने के जितना वैक्सीन लगने के बाद है। अच्छा, ये जो वीडियोस वायरल होते हैं तो इसको जोड़ करके देखा गया, तो इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, हमारे इंडिया में एक बात कहते हैं कि हर कोई एक पढ़ा लिखा डॉक्टर होता है, और आप कहीं भी जाए किसी को भी बोले कि मुझे ये हुआ है, वो आपको 2 सलाह दे देगा कि आप ये कर लो तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आजकल जितने भी वीडियो बन रहे हैं उसमें आप बड़ा ध्यान से अगर देखेंगे कितनी साइंटिफिक लोग इसको बना रहे हैं। किस डॉक्टर ने आज तक वीडियो लॉन्च करके बोला है कि ये जो है हाँ सही बात बोली है, या किस साइंटिस्ट ने उसको बोला? मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो चलते फिरते लोग गिर गए
और उनके फुटेजेस आ जा रहे हैं, उसको कोविड से और कोविशील्ड से या फिर वैक्सीन से जोड़ के पहले भी हार्ट अटैक आते थे, पहले भी ऐसे लोग गिरते थे। जब पुराने जमाने में हमारे पास कैमरा नहीं होते थे, बाकी चीजें नहीं होती थी, तो ये चीज रिकॉर्ड नहीं होती थी। अब हर किसी के पास कैमरा, हर जगह जो है आपके सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। अगर कोई ऐसा इंसिडेंस एक होता है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े रूप में दिखाई देता है। और ऐसे इंसिडेंट्स, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, 150 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पॉपुलेशन है। लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, उनके पेरेंट्स को क्या क्या बीमारियां थी, या वो खुद डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल है। जैसे बहुत कम एज में लोगों को दिखा गया ना कि कोई डांस कर रहा है, कोई चलते फिरते, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा होता था, वीडियोज आने लग गए हैं? नहीं, पहले भी ऐसा होता था और अब भी ऐसा हो रहा है। पहले की कंपैरिजन में थोड़ा बढ़ा है। उस बढ़ने का कारण कोविड नहीं है, उस बढ़ने के बाकी फैक्टर्स भी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एयर पोल्यूशन इतना खराब हो गया है, फूड हमारा जो हम लेते हैं उसमें इतने इंसेक्टिसाइड आजकल यूज होने लगे हैं। हम सब लोगों की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है। हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल को प्रीफर करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, ये भी एक फैक्टर है। सिर्फ इसको ये कह देना कि कोविड हुआ है या कोविड की वैक्सीन हुआ है उसके बाद कार्डियक केसेस बढ़ गए, ऐसा नहीं है। उसमें हम सब लोगों का अपना भी एक दायित्व है जिसे हमें करना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। हम भूल जाते हैं और सारी चीज छोड़ देते हैं और फिर हार्ट अटैक आते हैं तो बता देते हैं कि ये वैक्सीन की वजह से हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिला के ये हम ये निश्चिंत होकर मान सकते हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कोविशील्ड लगी चाहे कोवैक्सीन लगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डरने की जरूरत नहीं है। क्या तथ्य है, क्या झूठ है, उसको पहचानने की जरूरत है। और अगर कोई भी वैक्सीन लगा हो, चाहे कोविशील्ड लगा हो या कोवैक्सीन लगा हो, आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे आपने कौन सी बीमारी बताई, TTS? जी। अगर वह आप उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर मान लीजिए खैर दूसरी वजह से भी होता है या हार्ट को किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे वो पहचान ले और कैसे वो एक्शन ले लें जल्दी, ताकि उनका इलाज सही टाइम पे हो सके? जैसे अगर रिसेंटली आपको वैक्सीन लगा है तो उसमें जो है क्लॉट बनेंगे। क्लॉट बनने की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे किसी को सर में दर्द होगा, अगर पेट की नस में क्लॉट बन गया तो पेट में दर्द होना, पैर में सूजन आ जाना, आँख की रोशनी चले जाना। बाकी अगर किसी को छाती में दर्द होने लगे या किसी को स्ट्रोक हो जाए तो उसमें जो है फालिस की शिकायत हो जाना, एक शरीर का एक हिस्सा काम नहीं करना, ये सारे सिम्टम्स मेनली हो सकते हैं। अभी तो मान लीजिए कि हाल फिलहाल में तो कोई वैक्सीन लगवा नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके की जो वीडियोस आते हैं या हम देखते हैं कि अचानक से कुछ हो रहा है, उनको क्या बचाव करना चाहिए? अगर हम हार्ट अटैक की बात करें, जैसे किसी को भी अगर हार्ट अटैक होगा तो उसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि उनके बाईं तरफ की छाती में दर्द होगा। दर्द जो है बाएं हाथ में सबसे कॉमन तौर पे फैलता है, दोनों तरफ भी फैल सकता है। इसके अलावा जबड़ों की तरफ, पीठ की तरफ ये दर्द जा सकता है। कभी कभार मरीज को सिर्फ निचले छाती के हिस्से में या ऊपरी पेट के हिस्से में भारीपन जैसा महसूस होता है। अगर आपको ऐसा दर्द महसूस हो रहा है, इसके साथ साथ पसीना आना, सांस फूलना, अगर ऐसी तकलीफ हो रही है तो तत्काल तौर से जो है इमरजेंसी में कांटेक्ट करने की कोशिश करें, वहां पहुंच करके ECG करवाने का कोशिश करें। जब तक अगर आप घर पे हैं, घर का कोई और सदस्य है, तो उसको मोरली स्टेबलाइज करें कि पैनिक मत हो, क्योंकि हम जितना स्ट्रेस लेंगे, जितना घबराएंगे, उतनी परिस्थिति हमारी खराब होगी। अगर पहले से किसी को हार्ट अटैक की बीमारी होती है तो यूजुअली उनके पास सॉर्बिट्रेट या इकोस्प्रिन की टैबलेट होती है। अगर ब्लड प्रेशर सही है तो आप सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे रख सकते हैं। अदरवाइज इकोस्प्रिन, एस्प्रिन के नाम से जो टैबलेट आती है, एस्प्रिन जो आती है, उसको लिया जा सकता है। और लेकिन सबसे जरूरी चीज है अतिशीघ्र किसी ऐसे अस्पताल में पहुंचे जहां ECG की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि उसको टाइमली डायग्नोस किया जा सके। हार्ट अटैक के केस में जैसे आम भाषा में लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी, तो वैसे ही हार्ट अटैक के केस में टाइम इज मसल, कार्डियक मसल। जितना टाइम डिले हो जाएगा ट्रीटमेंट में, उतनी मायोसाइट और उतना कार्डियक मसल की जो है डेथ हो जाती है। एक आखिरी सवाल मेरा ये कि जो ब्रेन के लिए क्लॉटिंग के लिए बात की गई, ऐसा कोई बात नहीं है, बिल्कुल किसी को नहीं डरना चाहिए? देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हम सडनली देखते हैं वीडियो में कि एक जो पेशेंट था, या हमारी भाषा में पेशेंट ही बोलेंगे, या जो भी आदमी था, वो सडनली डांस कर रहा था, गिर गया, एक्सपायर हो गया। या कोई जिम कर रहा था, सडनली गिर गया, एक्सपायर हो गया। हार्ट डिजीज़ को लेके एक ये मिथ है लोगों में कि ये बहुत सडन होती है, लेकिन मैं बताऊं, हार्ट डिजीज़ को डेवलप होने में, जो कोरोनरी आर्टरी की हम बात करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज CD जिसको हम बोलते हैं, डेवलप होने में 10 से 15 साल का समय लगता है। ये बहुत सडन नहीं होती। जिसको भी हार्ट अटैक आया है
वो कम से कम 10 से 15 साल से उसकी बॉडी में ये फिनोमेना चल रहा है, क्लोट बनने का, वहाँ पे बाकी चीज़ें बनने का, और उसके बाद वो जो सिम्टम होता है वो सडन होता है। और जब सिम्टम सडन आता है तो वो इतना क्रिटिकल होता है कि उसमें डेथ होने का खतरा रहता है। तो हम आम जनता को लगता है कि ये तो एकदम से सडनली हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि क्या होता है। और वो जो 10 से 15 साल जो उसके रिस्क फैक्टर हैं, वो रिस्क फैक्टर अगर हमारी बॉडी में हैं तो वो 15 साल में आपको हार्ट अटैक जरूर दे देंगे। तो हमें सबसे पहले अपने उन रिस्क फैक्टरों को कम करना है, हमें अपने मोटापे को कम करना है, सेंटिपिटल ओबेसिटी, पेट का मोटापा, पेट का बढ़ना जिसको हम कहते हैं, उसको कम करना है, अपने खान पान को सुधारना है, 30 to 40 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करना है, इन सारी चीज़ों को करना है। अब बात आती है टीटीएस या क्लोटिंग की। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक वर्ड होता है, ये कहते हैं कि प्लेट, आम सी भाषा में कहते हैं प्लेटलेट का कम हो जाना। डेंगू में भी प्लेटलेट कम होती है, वायरल फीवर में भी कम होती है, मलेरिया में भी कम होती है। ऐसे ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक मेडिकल टर्म है कि प्लेटलेट्स बॉडी में कम है। और जब भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है तो रिस्क रहता है कि ब्लीडिंग हो जाएगी, कि अगर वो ब्लीडिंग हो गई तो एकदम से जान का खतरा होगा। अगर नाक कान मुंह से होती है तो इतना खतरा नहीं होता, अगर ब्रेन के अंदर हो गई तो एकदम से पैरालिसिस होने का खतरा रहता है। लेकिन कोविड के केस में उल्टा है, यहाँ पे ब्लीडिंग की जगह थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, प्लेटलेट्स कम होती है, लेकिन ब्लीडिंग की जगह क्लोटिंग होती है। इसी को टीटीएस सिंड्रोम जो हम है वो बोलते हैं। अब ये हमारी जितनी भी नसें होती हैं उनके अंदर ब्लड होता है, ब्लड में जो है एक कंपोनेंट प्लेटलेट्स भी होता है। तो प्लेटलेट्स में अगर ये एबनॉर्मलिटी दिखती है तो उसमें क्लोट बनने का चांस रहता है। तो वो जिस हिस्से की नस होगी अगर उसमें क्लोट बनता है उस हिस्से में सिम्टम होगा। अगर वो ब्रेन के अंदर की नस है और वहाँ पे क्लोट हुआ है तो ब्रेन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो गए, एकदम से पैरालिसिस हो सकता है, जबान तुतला सकती है, जान जाने का खतरा रहता है। वहीं हार्ट की मसल्स में होगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, वहीं पेट की नसों के अंदर होगा तो एकदम से इस्कीमिया हो जाएगा, पेट में बहुत सीवियर पेन होगा। वहीं हाथों पैरों की नसों में होगा तो पैरों की नसें रुकने की वजह से पैरों के ऊपर सूजन आ जाएगी, जिसको हम डीवीटी या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज बोलते हैं, वो बीमारी होगी। जब भी ऐसे कोई सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत अपने निजी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उसकी जांच कराना चाहिए। और अभी तक जितना भी रिसर्च एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड का हो या बाकी वैक्सीन्स का हो आया है, उसमें यही पाया गया है, जो टीटीएस के केस देखने को मिले हैं वो वैक्सीन लगने के 6 वीक बाद तक ही मिले हैं। अभी हम सब जितनी भी पॉपुलेशन है वैक्सीन लगे हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो अब इससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप को एजुकेट करने की आवश्यकता है, समझदार बनने की आवश्यकता है। और आपके इस शो को देख के अपने आप को एजुकेट करें और पैनिक ना हो। पैनिक स्ट्रेस बढ़ाता है और स्ट्रेस हार्ट डिजीज बढ़ाता है, उससे जरूर आपकी हार्ट डिजीज बढ़ेगी बट कोविशील्ड से नहीं बढ़ेगी। ये बात जो कही उसको अगर मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो साइकोलॉजी बड़ी असर करती है। अगर जैसे कहते हैं कि कहावत होती है कि अगर आपको किसी को सांप काट लिया और वो सांप हट गया, वहाँ चूहा बैठ गया, तो आदमी डरेगा नहीं, उसको लगेगा चूहा ही तो है। लेकिन अगर चूहा काट के हट जाए और सांप वहाँ दिख जाए आपको तो आदमी डर जाएगा और डर के मारे उसको कुछ भी हो सकता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे लागू होती है कि जानकारी रखिए, जानकारी के अभाव में डरने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसको तब तक सत्य न माने जब तक आपको इस तरीके से विद्वान डॉक्टर्स या जो जानकार हैं वो ना बताएं। तो आप इस पूरी बातचीत को देखते हैं, आपको इससे क्या समझ में आता है, क्या निष्कर्ष है, आप ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।